संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संवैधानिक अधिकारों में कटौती की थी। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। नेहरू और इंदिरा जी के समय में संविधान के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही शाह ने यह भी पूछा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती का अधिकार संसद को कांग्रेस ने ही दिया था। संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर सदन में चर्चा हुई, जिसके बाद बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। गौरव गोगोई ने कहा कि ये बिल देशहित में नहीं है। चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं। वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने अपना पक्ष रखा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार संविधान की मूल भावना को खत्म करना चाहती है, सरकार तानाशाही कर रही है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 8 विधानसभा चुनाव भी सरकार साथ में नहीं करा पाई। मौसम देखकर चुनाव की तारीखें बदलती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि विपक्ष सरकार के हर फैसले को असंवैधानिक बता देती है। असल में कांग्रेस सुधार ही नहीं चाहती। कांग्रेस ने अपने समय में कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है
तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहाँ पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ये इनका संविधान है सर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि आजादी के बाद कई सालों तक देश में एक साथ ही चुनाव हुए थे। कई बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराए गए, जिसमें अलग अलग पार्टियां जीतकर आईं। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है? ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ? ये बताएं तो, कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं? आज़ादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे, उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव होते हैं, कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? आप आंध्रा का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग जो बोलते हैं क्षेत्रीय दल भी इससे समाप्त हो जाएंगे, आंध्रा में क्या एक क्षेत्रीय दल इस बार जीत कर नहीं आया? टीडीपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया, मुझे लगता है वो अपने में एक ऐतिहासिक बहुमत है, जहाँ पे लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा गए। तो विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। सिर्फ झूठा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। मेरिट्स पे आप बात कीजिए, संघीय ढांचे पर प्रहार है तो कैसे प्रहार है? छोटे दल समाप्त हो जाएंगे कैसे? क्या हम लोग सारे क्षेत्रीय दल इसका समर्थन नहीं कर रहे? जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन कर रही है, टीडीपी इसका समर्थन कर रही है, मेरी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, शिवसेना इसका समर्थन कर रही है, तमाम दल तो इसका समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार नौजवानों को रोजगार के लिए इजराइल भेज रही है, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं। योगी ने बताया कि अब तक करीब 5,600 से अधिक नौजवानों को इजराइल भेजा गया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस प्रवासी भारतीयों का अपमान कर रही है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता है। योगी के आरोपों का कांग्रेस नेता अजय राय ने जवाब दिया। अजय राय ने कहा कि यूपी सरकार हमारे नौजवानों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। अगर बीजेपी को प्रदेश के नौजवानों की चिंता है तो बीजेपी के नेता अपने बच्चों को भी इजराइल भेजें। आप आम आदमी को तो भेज रहे हैं, कोई भाजपा और संघ के कार्यकर्ता को भी तो भेजिए इजराइल में, एक विश्व हिंदू परिषद को भेजिए और अपने किसी भाजपा के नेता के परिवार को भेजिए, जरा वहाँ कमाने 1.5 लाख रुपए महीने पे, देखिए जाता है कि नहीं जाता है। आपकी पता चल जाएगा कि इजराइल जाके पैसा कमाएगा या जान जोखिम में डाल रहा है। आप आज यहाँ के लोगों के साथ भी अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। इजराइल, अरे आपको भेजना तो यूएस भेजिए, आपको भेजना है तो आप जर्मनी भेजिए। इजराइल इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ पर युद्ध चल रहा है और हमारे लोग वहाँ पर जाएंगे, फंसेंगे, मरेंगे। अब मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा का नेता अपने बेटे को भेजे इजराइल। जो बैग पे उन्होंने कमेंट किया प्रियंका, निश्चित तौर से देखिए वो पूरी तरीके से उसका समर्थन प्रियंका जी से लेकर, और आज जो अत्याचार अन्याय हो रहा है फिलिस्तीन के साथ, निश्चित तौर से पूरे देश के लोगों के साथ उनका लगाव है, जुड़ाव है।